प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा, रसायन शास्त्र विभाग। हम रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में बताया था। अब हम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, जिसमें कंपटीशन में भी ये सवाल आता है। हेडिंग है ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया। एग्जाम्पल है ओजोन से ऑक्सीजन का बनना। ओजोन से ऑक्सीजन का बनना, तो 2O3 इक्वल टू 3O2। अब देखने से ये कोई ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया नहीं दिखाई देती। इसका हमें क्रियाविधि का और सारा अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि पहले O3 ओजोन टूटता है किसमें, O2 और ऑक्सीजन, और ये अभिक्रिया तेज है, साथ में उत्क्रमणीय भी है। ये पद कह दीजिए, अभिक्रिया मत को, पद को, तेज है और उत्क्रमणीय। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन का परमाणु है जो बना है प्रथम पद में, वो ओजोन के दूसरे अणु से क्रिया करके ऑक्सीजन के दो अणु बनाते हैं। तो हम कहेंगे O + O3 इक्वल टू 2O2। ये धीमा पद है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम गति निर्धारक पद कहेंगे। तो अभिक्रिया का वेग इसी से लिया जाएगा। तो वेग बराबर K O3 की सांद्रता इंटू O की सांद्रता। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, ऑक्सीजन एक अस्थायी परमाणु है, और अस्थायी परमाणु कभी भी अभिक्रिया के वेग में नहीं लिखा जाएगा, या कोई भी अस्थायी स्पीसीज अभिक्रिया के वेग में नहीं लिखी जाएगी। तो इसका मान रखना पड़ेगा हमें। तो इसमें जो तेज पद है उसके आधार पे हमने K इक्विलिब्रियम लिखा, साम्य स्थिरांक, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हमने लिखा O2 की सांद्रता इंटू ऑक्सीजन परमाणु की सांद्रता डिवाइडेड बाय ओजोन की सांद्रता। ओके, अब हमारे पास ये जो है ऑक्सीजन की सांद्रता क्या आएगी, इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता आ जाएगी K इक्विलिब्रियम इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2। और इस ऑक्सीजन परमाणु का मान समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा, वेग बराबर K O3 की सांद्रता इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O2। या ऐसे कह दें K डैश O3 की पावर 2 इंटू O2 की पावर -1। ओके, यहाँ पर देखिए जो K डैश है वो किसके बराबर है, वो है O3 की पावर 2 इंटू O2 की पावर -1। ओके, ऐसे कह दीजिए, इसमें K डैश हमने लिखा है किसकी जगह, K डैश हमने लिखा है K और K इक्विलिब्रियम के स्थान पर। सॉरी, K डैश कहाँ लिखा है, K और K इक्विलिब्रियम के स्थान पर। तो अभिक्रिया का वेग -1/2 DO3 अपॉन DT। अभिक्रिया का वेग -1/2 DO3 अपॉन DT इक्वल टू होगा K डैश O3 की पावर 2 और O2 की पावर -। अब यहाँ देखिए, यह अभिक्रिया ऑक्सीजन के संदर्भ में -1 कोटि की है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन के संदर्भ में -1 कोटि की है, क्योंकि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटेगा। ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटेगा। तो आप समीकरण देखिए, ऑक्सीजन कहाँ पर है, इसमें उत्पाद में है। तो अगर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया निश्चित रूप से वेग कम होगा, क्योंकि अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, पश्च दिशा। तो ये एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। प्रायोगिक परीक्षा, उसमें प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। बात करें अभिक्रिया की अणुसंख्यता, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए, अभिक्रिया की अणुसंख्यता, मोलिकुलरिटी क्या होती है, किसी अभिक्रिया के एक पद में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या को उसकी अणुसंख्यता कहते हैं। किसी अभिक्रिया के एक पद में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या को उसकी अणुसंख्यता कहते हैं।
तो देखिए इसमें परेशान नहीं होना कि अणु संकेता, सर अणु तो है ही नहीं सारे, कभी परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे हमेशा अणु संकेता। ओके, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, चाहे अणु हो, हम क्या कहेंगे, हमेशा अणु संकेता ही कहेंगे। ऐसा नहीं परमाणु संकेता और आयन संकेता, ऐसा नहीं कहेंगे। उदाहरण देखिए, H2 + Cl2 2 = 2HCl, तो अणु संकेता कितनी होगी, 2। एक्चुअली ये समीकरण देख के पता लग जाता है क्योंकि ये सैद्धांतिक मान है, तो हमें पता चल रहा है H2 और Cl2 के एक एक मोल है, तो अणु संकेता कितनी होगी, 2। C12H22O11 शुगर प्लस H2O, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये एक्चुअली शर्करा है जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ भी अणु संकेता 2 होगी क्योंकि एक अणु शुगर का है और एक अणु जल का है। 2NO + O2 = 2NO2, तो अणु संकेता एकदम क्लियर है, 3 हो गई। N2O5 = N2O4 + ½ O2, अणु संकेता कितनी हो गई, 1। अब यहाँ हमारे पास महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोटि और अणु संकेता में अंतर बताइए। कोटि और अणु संकेता में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये आप अच्छे से इसको समझ लेना। कोटि एक प्रायोगिक राशि है, मीन्स प्रयोग द्वारा निकाला जाता है, जबकि अणु संकेता एक सैद्धांतिक राशि। देखिए मैंने आपको कहा था प्रायोगिक वेग समीकरण, तो कोटि किसे निकाला जाता है, प्रायोगिक वेग समीकरण, इसलिए ये प्रायोगिक राशि है और अणु संकेता एक सैद्धांतिक राशि। नंबर 2, कोटि शून्य या भिन्नोमी भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि अणु संकेता हमेशा पूर्णांक होती है। कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नोमी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अणु संकेता हमेशा पूर्णांक होती है। कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करती है, जबकि अणु संकेता नहीं। क्या मतलब, कोटि से हम अभिक्रिया की क्रियाविधि डिसाइड कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन अणु संकेता से ऐसा नहीं होगा। कोटि दाब व ताप पर निर्भर करती है, अणु संकेता पर नहीं। कोटि दाब व ताप या अन्य अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करती है, अणु संकेता नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि HI का जो वियोजन है 2HI = H2 + I2, ये नॉर्मल कंडीशन में करेंगे तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, लेकिन जब ये धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये एक शून्य कोटि अभिक्रिया। क्लियर। कोटि संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है, जबकि अणु संकेता प्रत्येक मूल पद से संबंधित होती है। कोटि जो है वो पूरी अभिक्रिया से रिलेटेड है, जबकि अणु संकेता प्रत्येक मूल पद से संबंधित है। तो जटिल अभिक्रियाओं में मैंने आपको पहले बताया था अणु संकेता गति निर्धारक पद की ही देखी जाती है। जटिल अभिक्रियाओं में अणु संकेता सामान्यतः गति निर्धारक पद की ही देखी जाती है, और आपको पता है कोटि भी उसी से निकाली जाती है। लेकिन अगर कोई सरल अभिक्रिया है तो उसमें हम देख सकते हैं कि कोई एक से अधिक पद नहीं होंगे, तो उस स्थिति में उसकी कोटि और अणु संकेता क्या हो सकती है, समान। कोटि सांद्रता से संबंधित है, जबकि अणु संकेता अणुओं की संख्या से संबंधित है। कोटि क्या संबंध बताती है, सांद्रता से, और अणु संकेता अणुओं की संख्या से। अणु संकेता तथा कोटि का मान सामान्यतः 3 से अधिक नहीं होता। जनरली ऐसा होता है कि 3 से ज़्यादा न तो अणु संकेता होती है और न कोटि होती है। इसका क्या कारण है, इसका कारण सीधा सीधा है कि 3 से अधिक अणुओं का एक साथ टक्कर करना मुश्किल है, संभव नहीं है। 3 से अधिक अणु एक साथ टक्कर आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा और उदाहरण आ रहा है जिसके ऊपर भी सामान्यतः परीक्षा में सवाल आता है। छद्म एक अणु का अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शन। छद्म एक अणु का अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणु संख्यता 1 से अधिक होती है लेकिन कोटि 1 होती है। अणु संख्यता 1 से अधिक लेकिन कोटि 1, उन्हें क्या कहते हैं, छद्म एक अणु का अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, एथिल एसीटेट प्लस H2O अम्लीय माध्यम में एसिटिक अम्ल प्लस एथिल एल्कोहल, यहाँ जल अधिक्य में, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम होगा। जल अधिक्य में है अतः इसकी सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम होगा, तो अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो वेग बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट। तो यहाँ देख रहे हैं कि अणु संख्यता तो 2 है, एक एस्टर का अणु और एक जल का अणु, लेकिन कोटि 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये छद्म एक अणु का अभिक्रिया है। इसी प्रकार इक्सु शर्करा का प्रतिबंध, जो गन्ने की शर्करा है
उसका जल अपघटन होता है तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और इसको प्रतिपन इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरू में जो शर्करा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दक्षिण ध्रुवण गुणक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण वाम ध्रुवण गुणक है। ओके, तो C12H22O11 शुगर प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक है ग्लूकोज एक है फ्रक्टोज। तो यहाँ भी अणुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। ओके, इसी प्रकार एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O प्लस 2 एथिल एल्कोहल इक्वल टू 2 एथिल एसीटेट प्लस H2। तो यहाँ देखिए अणुसंख्यता आपको 3 दिखाई दे रही है, लेकिन कोटि 1 है क्योंकि इसमें अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होता है, एथिल अल्कोहल। तो वेग केवल इस अभिक्रिया का वेग केवल एनहाइड्राइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो वेग बराबर होगा K इंटू एनहाइड्राइड की सांद्रता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये भी एक छद्म एकाणु अभिक्रिया है जो कि हमें दिखाई दे रही है। थैंक यू।